हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसमें एक चैप्टर है और वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। और सेंटेंस स्ट्रक्चर के तहत ही फ्रेजेस और क्लॉजेस को समझने की जरूरत है क्योंकि ये उनके यूनिवर्सिटी सिलेबस में एक पार्ट है। तो आइए अब हम इसको सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। हालांकि ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए भी इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट है तो काम में आएगा ही, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश ग्रामर का जो पेपर है, बिजनेस इंग्लिश का जो पेपर है उसमें ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश होगी हमेशा की तरह कि मैं आपको ग्रामर के ज़्यादा रूल्स में उलझाऊं नहीं, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको बता दूं ताकि आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद आपको इसकी और प्रैक्टिस करनी होगी। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम बात करते हैं फ्रेजेस और क्लॉज के बारे में। ये फ्रेज और क्लॉज क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर की अगर आप बात करेंगे तो फ्रेज और क्लॉज उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसा कि मैं बात कर रहा था। इसको फ्रेज किसे कहते हैं और क्लॉज किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो एक एक वर्ड करके हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग। अब इसमें मैंने तीन वर्ड का इस्तेमाल किया। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पार्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल मैं समझा रहा हूं। यहाँ पर आई का अपना अलग मतलब है, एम का अलग मतलब है और गोइंग का अलग मतलब है। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक साथ दो तीन शब्दों को हम बोलते हैं और उन दो तीन शब्दों की एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। इसे हम फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज का मतलब क्या हुआ? फ्रेज का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग। बट यूजुअली क्या होता है कि फिर आप कहेंगे सर तब तो सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सेंटेंस इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड, बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज। सेंटेंस और फ्रेज में एक थोड़ा सा फर्क है। सेंटेंस किसे कहते हैं? हम लोग सेंटेंस को थोड़ा सा समझे तो सेंटेंस का मतलब होता है दैट इज विच इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज गॉट अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आइदर अंडरस्टूड और इम्प्लाइड। यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो और जिसमें एक प्रेडिकेट हो। अगर उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, चाहे वो एक्सप्रेस्ड हो, चाहे अंडरस्टूड हो, चाहे इंप्लाइड हो थ्रू एलिप्टिकल्स, तो वैसी कंडीशन में वो एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन फ्रेज में क्या होता है कि इट इज ओनली अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट और डज नॉट कंटेन एनी प्रेडिकेट। इसमें न तो कोई सब्जेक्ट होता है, न कोई प्रेडिकेट होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि a phrase is a group of words acting as a unit that doesn't include a subject and a predicate. For example, जो मैंने स्क्रीन पर आपके लिखा है और आप उसको देख सकते हैं। Turning to the left, he came upon a ruined temple. यानी बाएं मुड़ने के साथ ही उसके सामने एक टूटा हुआ भग्नावस्था में, जो कि काफी बुरी पोजीशन में था, एक मंदिर आ गया। अब इसमें मैंने एक चीज को अंडरलाइन भी किया है और बोल्ड भी किया है। अब आप समझ सकते हैं कि टर्निंग टू द लेफ्ट एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है। इसमें चार वर्ड है टर्निंग टू द लेफ्ट, लेकिन सबका अलग अलग मतलब नहीं है। इन सब का टर्निंग टू द लेफ्ट वर्ड एक पर्टिकुलर मैसेज इंडिकेट कर रहा है। इसे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं और इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है। तो इसका मतलब हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसकी एक खास मीनिंग हो, लेकिन उसमें ना तो सब्जेक्ट हो ना प्रेडिकेट हो। ध्यान रखिएगा, मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आपको वो टर्म नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखें। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में मालूम है, उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं, तभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। न तो कोई सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है कि किसके बारे में बात की जा रही है और क्या की जा रही है, ये भी नहीं जिक्र हो रहा है इसमें। इसमें केवल ये बताया जा रहा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है, विच इज नोन एज फ्रेज। इसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। नाउ क्लॉज क्या होता है? क्लॉज और फ्रेज दोनों में सिमिलैरिटी है। क्लॉज इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज भी एक ग्रुप शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन क्लॉज में क्या बात होती है कि उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है, आइदर अंडरस्टूड और एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। चाहे वो दिखे या न दिखे, लेकिन अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक सेंटेंस को देखते हैं। दिस इज द बॉय। यही वो लड़का है हु वन द फर्स्ट प्राइज, जिसने पहला प्राइज जीता। अब इस पूरे सेंटेंस को आप देखेंगे तो दिस इज द बॉय ये अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो उसके साथ साथ इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें प्रेडिकेट भी है। सब्जेक्ट क्या है? दिस। और उसके बारे में बोला गया इज द बॉय, यही वो लड़का है। उसके बाद क्या कहा गया? हु, यानी जिसने वन द प्राइज, प्राइज को जीता।
कुल मिला के इसका मतलब हुआ कि यही वो लड़का है जिसने पुरस्कार को जीता है। इसे हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं क्लॉज। और क्लॉज का मतलब, क्लॉज को हिंदी भाषा में वाक्यांश भी कहा जाता है, जिसकी मीनिंग होती है, खैर मैं आपको हिंदी पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। वाक्यांश का मतलब होता है किसी वाक्य का छोटा सा टुकड़ा, वो भी अपने आप में वाक्य होता है। और कोई भी चीज सेंटेंस यानी वाक्य कब बनती है? जब उसके दो हिस्से होंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है, प्रेडिकेट यानी उसके बारे में जो भी कहा जा रहा है। तो फ्रेज का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और क्लॉज का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब यहां पे मैं आपको दो चीजों के बारे में बताता हूं, ध्यान से समझिए। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और क्या सिमिलैरिटीज हैं? दोनों की अपनी मीनिंग होती है, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क केवल यह है कि दो यूनिट जिसे हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, वो हमें क्लॉज में मिलता है, लेकिन फ्रेज में वो हमें नहीं मिलता है। अब यहां पर मैं एक और बात बताऊं कि फ्रेज कैन नेवर स्टैंड इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस व्हाइल क्लॉज माइट, जबकि क्लॉज हो सकता है, माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करिए मैं आपसे आकर के बात करूं टर्निंग टू द लेफ्ट, तो इसका आप क्या मतलब समझेंगे? आप इसका थोड़ा मतलब समझेंगे कि भाई बाएं मुड़ के क्या सर, आगे तो बताइए। इसी तरीके से मैं आपसे मिलूं और कहूं इन द मॉर्निंग, अब इस इन द मॉर्निंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि सुबह में। इन द मॉर्निंग, तीन वर्ड बोले गए हैं यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसकी अपनी मीनिंग है। इसका यह मतलब हुआ कि सुबह में, लेकिन सुबह में आखिर क्या हुआ? इन द इवनिंग, एट नाइट, while गोइंग, while ड्राइविंग द कार। while ड्राइविंग द कार का मतलब क्लियर क्या हुआ? कार चलाते वक्त। while ड्राइविंग द कार ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल भी है, लेकिन इसका मतलब क्या, इसका आगे क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन अगर मैं कहूं while ड्राइविंग द कार आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, तब आप कहेंगे कि सर आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, इसका मीनिंग तो क्लियर निकल रहा है सर, और इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। लेकिन आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, इसमें सब्जेक्ट भी है, वो है आई, और प्रेडिकेट भी है जो कि कहता है मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। तो यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर हो गया किसी ग्रुप ऑफ वर्ड में, तो वो बन गया क्लॉज। और अगर केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी अपनी खास स्पेसिफिक मीनिंग है, तो वैसी कंडीशन में हम उसे कहते हैं फ्रेज। अब मैं आपको कुछ आगे बताना चाह रहा हूं, जिस पर मैं चाहूंगा कि फ्रेज को थोड़ा सा और स्टडी कर लिया जाए, क्लॉज को भी स्टडी कर लिया हम लोग। क्लॉज, जिसके जैसा कि मैंने आपको बोला कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और मीनिंगफुल है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉजेस। क्लॉज कई तरह के हो सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉज आर देयर एंड डिफाइन देम, एक्सप्लेन देम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो दो तरह के क्लॉज हो सकते हैं। एक क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा क्लॉज होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से क्या मतलब है? मैं थोड़ा आपको पिछले एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूं। दिस इज द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज। इसमें कितने सेंटेंसेस हैं? नेचुरली आप कहेंगे कि सर इसमें दो सेंटेंसेस हैं। दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, और दूसरा सेंटेंस उसमें कॉमा के बाद जुड़ा हुआ है, जिसने यह पुरस्कार जीता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपको कहूं यही वह लड़का है, तो क्या आपको बात अधूरी नहीं लगेगी? दिस इज द बॉय, इफ आई से, यू विल फील इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इस सेंटेंस की मीनिंग निकालने के लिए हमें किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। क्योंकि हमें किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, इसीलिए इस तरह के क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और वो सेंटेंस जो बगैर डिपेंड किसी के ऊपर डिपेंड ना करे और डायरेक्टली बोला जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अजय इज माई ब्रदर हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब इस सेंटेंस को समझिए, अजय इज माई ब्रदर हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। इस सेंटेंस के दो मतलब है, दो सेंटेंसेस में है। अजय इज माई ब्रदर, अजय मेरा भाई है, हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, जो क्लास का मॉनिटर है। अब मैं आपको कौन सा सेंटेंस अकेला बोल के चुप हो सकता हूं? अगर मैं कहूं जो क्लास का मॉनिटर है, तो आप कहेंगे सर कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं अजय मेरा भाई है और ये बात बोल के मैं चुप हो जाऊं, तो आप कहेंगे सर आपने जो भी कहा, हमें नहीं मालूम आप आगे क्या बोलना चाह रहे थे, लेकिन आपकी मीनिंग क्लियर है सर। इसका ये मतलब हुआ कि अजय मेरा भाई है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, क्लॉज की भाषा में और ग्रामर की भाषा में बात करें तो दो तरह के क्लॉजेस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट को हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, कई ग्रामर की किताबों में इसे मेन क्लॉज भी कहा जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों क्लॉज एक ही हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज होता है? ये सेंटेंस का वो हिस्सा होता है, वो क्लॉज होता है
जो अकेला बोला जा सकता है और जिसकी मीनिंग डिराइव करने के लिए हमें किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिसे इंडिपेंडेंटली यानी अकेले नहीं बोला जा सके। जैसे आप जो हैं, आप अभी डिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आप अपने परिवार चलाने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने रहने के लिए अपने फादर, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन आपके पिताजी और माताजी हो सकता है इंडिपेंडेंट हो, वो खुद ही कमाते हैं, किसी से पूछते नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पिताजी भी दादाजी पर डिपेंड करते हैं कि दादाजी पैसे देंगे तब परिवार चलेगा, तो आपके पिताजी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए, फिर वो भी डिपेंडेंट हुए। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो अलग है, और डिपेंडेंट का मतलब होता है जो आश्रित है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, और कई जगह कई ग्रामर की किताबों में इसे सेकेंडरी क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ये वो क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉजेस आर द क्लॉजेस that subordinates to something else, usually an independent clause, or depend on it for its meaning. Usually ये किसी dependent clause पे depend करते हैं और meaning निकालते हैं। For example, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने अभी आपको एक example दिया, अजय is my brother who is the monitor of the class। इसका पूरा मतलब हुआ कि अजय मेरा भाई है जो कि क्लास का मॉनिटर है, जो कि क्लास का मॉनिटर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अजय मेरा भाई है जो क्लास का मॉनिटर है। अब मैं कौन सी बात है जो इंडिपेंडेंटली बोल सकता हूं? तो आप कहेंगे कि अजय मेरा भाई है, ये आप इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं सर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, इसकी मीनिंग निकालने के लिए हमें पहले सेकंड को सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि सर पहले आपने क्या कह दिया। तो पहले मैंने बोला कि अजय इज माय ब्रदर हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और डिपेंड जिस पर वो क्लॉज कर रहा है वो क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, यानी मेन क्लॉज हो गया, यानी प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। आई होप ये टर्म क्लियर है। फिर से मैं बता दूं, मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्राइमरी क्लॉज भी बोलते हैं और मेन क्लॉज भी बोलते हैं। दूसरा क्लॉज होता है डिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम सेकेंडरी क्लॉज भी बोलते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज का एक एग्जांपल लेता हूं। बिकॉज सिमेजियंस वर्क हार्ड दे गेट गुड जॉब ऑफर्स। क्योंकि सिमेजियंस कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे जॉब ऑफर मिलते हैं। अब अगर मैं आपको केवल बोल दूं बिकॉज सिमेजियंस वर्क हार्ड, क्योंकि सिमेज के बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप कहेंगे हाँ क्या, इसका क्या मतलब हुआ? यानी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका दूसरा हिस्सा है दे गेट गुड जॉब ऑफर्स, वो इंडिपेंडेंट है, ये मैं अकेला बोल सकता हूं। When the storm started, she was at the store. जब आंधी बरसात वगैरह टाइप का माहौल शुरू हुआ, स्टॉर्म स्टार्टेड, आंधी शुरू हुई, शी वॉज एट द स्टोर। मैं कौन सी बात आपको अलग से बोल सकता हूं? अगर मैं बोलूंगा व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, तो आप कहेंगे हाँ तो फिर क्या हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ शी वॉज एट द स्टोर, तो आप कहेंगे अच्छा जी ठीक है, ये बात इंडिपेंडेंट है, अपने आप में बोली जा सकती है। तो व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बॉबी वोर द कोट दैट आई गेव हिम। अगर मैं आपको बोल दूं बॉबी वोर द कोट, बॉबी ने वही कोट पहना, या बॉबी ने वो कोट पहना, दैट आई गेव हिम, जो मैंने उसे दिया, तो आप कहेंगे कि बॉबी ने कोट तो पहना, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन मैं कहूंगा जो मैंने उसे दिया। इसका मतलब ये एक डिपेंडेंट मसला आ गया कि क्या मैंने उसे दिया। तो डिपेंडेंट का उल्टा होता है इंडिपेंडेंट, जिसके बारे में हमने जिक्र किया। एक एग्जांपल बोलता हूं, बिकॉज सिमज टीचर्स वेल, राहुल गॉट गुड जॉब ऑफर। अब अगर मैं पहला सेंटेंस केवल आपसे मिलूं और बोल दूं बिकॉज सिमज टीचर्स वेल, हाँ तो क्या? इसका मतलब हुआ कि क्योंकि सिमज अच्छा पढ़ाता है। अरे अच्छा पढ़ाता है तो क्या, आगे तो बोलिए, ये तो अधूरी बात हो गई। यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा, दिस इज डिपेंडेंट। लेकिन जब मैं कहूंगा राहुल गॉट सम गुड जॉब ऑफर, राहुल को कुछ अच्छे जॉब ऑफर मिले, तो आप कहेंगे हाँ जी ये तो इंडिपेंडेंट बात है, बोली जा सकती है। इसी तरीके से व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड शी वाज एट द स्टोर, तो हम देख सकते हैं कि व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड मैं बोलूंगा तो अधूरी बात है, लेकिन जब मैं कहूंगा शी वाज एट द स्टोर, तो ये एक कंप्लीट बात है। इसी के बाद अगर मैं अगली बात बोलूं, बॉबी वोर द कोट दैट आई गेव हिम, और इसमें से मैं केवल पहला सेंटेंस बोल दूं बॉबी वोर द कोट, बॉबी ने कोट पहन लिया, तो इंडिपेंडेंट बात है। लेकिन अगर मैं कहूं दैट आई गेव हिम, जो मैंने उसे दिया, तो आप कहेंगे सर बात कुछ क्लियर चल नहीं पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आपको कुछ सर्टेन चीजें बताने की कोशिश की हैं, और ये कौन सी चीजें थी? इसमें पहली चीज थी, जो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जा करके आपको बता पाऊं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की, और एक रीकैप हो जाएगा कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन फ्रेज मेयरली ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसकी अपनी यूजफुल मीनिंग है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, यानी वो एक वाक्य के जैसा नहीं लगता। क्लॉज क्या है?
क्लॉज इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसकी अपनी मीनिंग होती है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है, इसलिए वो एक वाक्य के जैसा लगता है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दोनों ही मीनिंगफुल हैं। दोनों में फर्क क्या है? एक वाक्य के जैसा है और एक शब्दों का केवल अंश है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कितने तरह के क्लॉज होते हैं, तो मैंने बताया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ध्यान रहे, फिर से नाम से ही पता चलता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिपेंडेंट जो किसी पर आश्रित हो, जब आश्रित होगा तब अपने आप में उसकी मीनिंग नहीं होगी। और इंडिपेंडेंट जो आजाद हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पर आश्रित नहीं हो, यानी उसकी मीनिंग हम बड़े आराम से बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए आपको डिपेंडेंट क्लॉज के और इंडिपेंडेंट क्लॉज के, ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब अगले वीडियो में हम आगे की चीज समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, कितने तरह के क्लॉजेस होते हैं, लेकिन ये अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए विदा। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और बहुत सारी यूजफुल और नॉलेजेबल चीजें आपको मिलेंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, बीबीए, बीसीए, बीकॉम प्रोफेशनल से रिलेटेड। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स के काम की चीजें उस पर होती हैं और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काम की चीजें हैं। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।